नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत और 2027 का चुनाव और इस बीच जातिगत जनगणना के फैसले के बाद तारीख दर तारीख कैसे जातिगत जनगणना का जो ये क्रम है वो आगे बढ़ेगा, ये काम है वो आगे बढ़ेगा। जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है वो ये बता रही है कि जातिगत जनगणना का काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों की तारीख नजदीक आती जाएगी। तो सवाल ये है कि इससे कितना संदेश पहले बिहार का चुनाव फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे सहयोगी प्रशांत देव, वरिष्ठ सहयोगी, एसोसिएट एडिटर न्यूज़ 24 हमारे साथ जुड़े हैं। मानस श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश। हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैयद काशिम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अजीत नाहर जी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल यही है कि 2027 में जातीय जनगणना का ये पूरा जो इस वक्त कहानी लिखी जा रही है, 2027 तक आते आते जातिगत जनगणना होती है। तो हेमंत तिवारी जी, क्या उसकी समझ में आती है? अभी 25 से लेकर 27 तक का जो समय निकलेगा, उस बीच बिहार का चुनाव हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तैयारियां होंगी। क्या इसे इन दो चुनावों से देखकर, जोड़कर देखा जाना चाहिए? बिल्कुल देखा जाना चाहिए और ये ऐसा निर्णय इस वक्त लिया गया है, उसका मतलब यही है। बिहार के चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसका कितना फायदा ले सकती है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है और जिसको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया। देखिए, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो या कई और ऐसे राज्य हैं, वहां चीजें बड़ी स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लोग कयास लगा रहे थे, अपोजिशन लगातार मांग कर रहा था, लेकिन फैसला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के समय आया है और पेशबंदी भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से कर रही है कि उसको इसका फायदा मिल सके। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश पे चर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अपनी एक अच्छी खासी ओबीसी लीडरशिप डेवलप की है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो हैं दल, प्रमुखतः समाजवादी पार्टी और उसके साथ कांग्रेस का अलायंस 2024 में था, 2027 में रहने की पूरी संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो सामने है और ये बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जो पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, भारतीय जनता पार्टी को डराने वाला परफॉर्मेंस रहा है, वह चुनाव अखिलेश यादव ने सीधे सीधे अगड़ा बनाम पिछड़ा के गणित से लड़ा। चुनाव के दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि वो पिछड़ों की पैरोकारी करके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो यह फैसला किया है, मेरी दृष्टि में उन्होंने अपनी विन विन की पोजीशन का आकलन करते हुए फैसला किया। देखिए, 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ओबीसी का व्यापक समर्थन मिला और ये बहुत समझी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की आबादी 60% से ऊपर है, तो स्वाभाविक है कि इस बिरादरी में आने वाले लोग हमेशा चाहेंगे कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। उनकी जितनी संख्या है, जैसे एक जमाने में कांशीराम और मायावती का नारा हुआ करता था, जिसकी जितनी भागीदारी आ, उस क्या मुझे लाइन नहीं याद आ रही, कासिम साहब बताएंगे। जिसकी जितना हिस्सेदारी है उसको जिसकी जिसकी जितनी जितनी संख्या संख्या भारी भागीदारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ हम्म। तो अब ओबीसी वर्ग ये भी सोचता है। जहां तक देखने की बात है, समाजवादी पार्टी को ओबीसी का अच्छा खासा वोट पिछले चुनाव में मिल गया था,
क्योंकि उन्होंने उसी पॉलिसी के हिसाब से टिकट दिए थे, उसी हिसाब से कैंपेन किया था, उसी हिसाब से रणनीति बनाई थी। और पहली बार ओबीसी का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से टूटते दिखा 10 साल के कालावधि में। पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक बात तो है, आप देखें समाजवादी पार्टी के पास अगर आप अखिलेश यादव को छोड़ दें तो ओबीसी की लीडरशिप कहाँ है? अगर आप चीफ मिनिस्टर का चेहरा सामने रखकर चले तो अखिलेश यादव के अलावा और कौन नेता है? अखिलेश यादव के बाद बात होती, शिवपाल यादव की बात होती है। दोनों लोग एक बिरादरी से आते हैं, एक जात से आते हैं, ओबीसी में जो यादव जाति है वहां से आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इधर आप देखिए, खाली योगी आदित्यनाथ की सरकार देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी सफलता मिली 2017 के असेंबली इलेक्शन में। डिप्टी सीएम हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं। रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप देख लें तो अनिल राजभर से लेकर के धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष देख ले जाट हैं, लेकिन जाट भी ओबीसी से आते हैं। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कैलकुलेटेड मूव रखा और उस पूरी जाति जनगणना के पीछे उसकी दृष्टि में उत्तर प्रदेश प्रायोरिटी पे है, टॉप प्रायोरिटी पे है। जी मुझे लगता है कि इन्हीं चेहरों को आगे करके ओबीसी को एक मैसेज दिया जाएगा और 2024 की चोट के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि ओबीसी चेहरों का रिप्रेजेंटेशन कैसे ज्यादा प्रॉपर किया जाए, जिससे एक अच्छा संदेश जाए ओबीसी की सभी जातियों। जी सैयद कासिम जी, बीजेपी बड़ी कैलकुलेटिव चल रही है, ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है। इसका नतीजा चुनावों के परिणाम में रिफ्लेक्ट होगा। विपक्ष की जो तैयारियां थी चुनावों को लेकर, 2027 को लेकर, सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा था जातिगत जनगणना, उसको दरअसल सत्ता पक्ष ने या बीजेपी ने हाईजैक कर लिया एक तरह से। तो इस वक्त विपक्ष की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? विपक्ष को इसका फायदा या नुकसान? देखिए, ऐसा है मीना जी की जब हेमंत जी ने जितनी तफसील से इस पर रोशनी डाली है, मैं इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ये ना दिल्ली में भी है, यूपी में भी है। विपक्ष की मांग थी जातीय जनगणना हो, मांग स्वीकार कौन करेगा? सरकार करेगी। तो सरकार ने विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली। अब जब स्वीकार कर ली तब विपक्ष को परेशान नहीं होना चाहिए ना, लेकिन परेशानी की वजह कुछ और है। बिहार की जो नीतीश कुमार ने कराई थी सर्वे टाइप की जो जनगणना थी, उस सर्वे में जो जातियां निकल के आई, उनकी आबादियां निकल के आई, उसने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के माथे पसीना आ गया। उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति पैदा होने जा रही है। जब जनगणना होगी कि बस आप चुनाव से के पहले आप जनगणना करा रहे हैं, भाई चुनाव से पहले ही तो आप मांग रहे थे। अब सरकार ने आपकी बात को स्वीकार कर लिया है तो आप उसको उससे ताली बजाइए, शुक्रिया अदा कीजिए और कहिए ईमानदारी से हो, जल्दी हो, जितनी जल्दी संपन्न हो सके। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सैंपल तो करा ही लेगी। कम से कम ये पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश में यादव कितना है, कुर्मी कितना है, निषाद कितना है। उसके बाद आपके जो 4-5 बड़ी बिरादरियां हैं, चौहान है या सैनी है, निषाद, ये सारी बिरादरियों का राजभर है, इनके कम से कम डेटा आ जाए। तो ये चीज जो अभी हेमंत जी ने कही ना कि अखिलेश के अलावा कोई चेहरा नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी पार्टी में भी चेहरे हैं, उसके बाद उनके सहयोगी दल भी, भाई निषाद भी उनके पास सहयोगी दल है, कुर्मी भी उनके पास सहयोगी दल है, आपके जो राजभर है वो भी उनके पास सहयोगी दल है। तो उनके पास सहयोगी दल की भी एक अच्छी बड़ी जातियां जो है उनका सहयोगी दल भी है, लेकिन वो अपने आप ही उनकी लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री दे रखे हैं, यादव भी दे रखा है, सैनी भी दे रखा है। तो वो सारी चीजें, उसका असर उत्तर प्रदेश में तो पड़ता ही है। उत्तर प्रदेश में उसकी गूंज तो पड़ती है। तो विपक्ष के लोगों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार के जो राज्य हैं, इसमें विपक्ष में कौन है? विपक्ष में ओबीसी में यादव बिरादरी का ही नेतृत्व है, उन्हीं का विपक्ष में वो रहे तब यादव, क्या कहते हैं, सत्ता में आए तब यादव। और एक चीज और मैं कहूँ, हिम्मत कर रहा हूँ हिम्मत जी की मौजूदगी में कहने की, कि जहां तक मैंने महसूस किया है कि पिछड़े वर्ग की जो मोस्ट ओबीसी जातियां हैं, ये जो इधर बैकवर्ड सेक्शन जो ईबीसी है, जो ईबीसी की जातियों का जो टकराव है वो उन जातियों से है बैकवर्ड की जो थोड़ा सा वर्चस्व रखती है, स्पेशली उसमें यादव है। उनका टकराव ब्राह्मणों से नहीं है, उनका टकराव क्षत्रियों से नहीं है, लेकिन
उनका टकराव यादव से है। उसकी वजह है प्रधानी है, बीडीसी है, जिला पंचायत, उन चुनाव में उनका मुकाबला उन्हीं से होता है ऑलमोस्ट जगहों पे। कम से कम 60-65% उत्तर प्रदेश में वो लड़ते हैं चुनाव, तो उन्हीं से लड़ते हैं। और ये चीज फिर ऊपर आने के बाद पार्टी बंदी पैदा करती है। और चुनाव में पार्टी बंदी जो है वो अब जाति है कि जाति नहीं वाला जो मामला है वो हमारे देश, उत्तर प्रदेश से निकल के देश में पहुंच चुका है। अब जाति और जात के साथ गोत्र भी देखा जाने लगा है मीनू जी। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष का ये दांव, जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना हो, सरकार ने मंजूर कर ली कि ठीक है हम करा रहे हैं। जब करा रहे हैं तो परेशानी की वजह यही है जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि लीडरशिप, अगर मान लीजिए कुर्मी और यादव जो है बराबर निकला, क्योंकि विधानसभा में विधायकों की संख्या में तो कुर्मी बहुत ज्यादा है, आबादी में मान लीजिए 1% पीछे रह जाए तो कुर्मी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा। कि हमेशा आप 1977 से मुलायम सिंह राजनीति में आते हैं, उससे पहले रामनरेश यादव बन जाते हैं, उसके बाद मुलायम सिंह यादव बन जाते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव बन जाते हैं। तो ये इसी तरह बिहार में लालू यादव और अपने बेटे तेजस्वी को करना चाहते हैं। तो आखिर हुआ क्या, वहां की जो अदर बैकवर्ड था वो नीतीश के पीछे लामबंद हुआ, भारतीय जनता पार्टी या लालू जिसके साथ भी गए उन्होंने मुख्यमंत्री बन के दिखाया। तो ये चीज उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगी विपक्ष के लिए। सत्ता पक्ष के लिए इसकी मुश्किलें अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले कल में इसकी मुश्किलें सत्ता पक्ष में भी बढ़ेंगी, लेकिन उनके लिए आसान है। वो चाहे तो उप मुख्यमंत्री बना दें, एक की जगह 3 बना दें, और मुख्यमंत्री अब अगर उप मुख्यमंत्री न भी बनाए तो सत्ता परिवर्तन करके, जैसे उन्होंने अपने पड़ोस की स्टेट में मुख्यमंत्री बना दिया, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना सकते हैं, पिछले समाज में कुर्मी को बना सकते हैं या कोई और भी बना सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जातीय जनगणना का मुद्दा उल्टा पड़ रहा है विपक्ष के लिए। मीना जी बिल्कुल, अजित कुमार नाहर जी, विपक्ष के लिए उल्टा पड़ रहा है, यानी कि विपक्ष ने इतनी मेहनत जिस मुद्दे पर की, सत्ता पक्ष ने उस मुद्दे को अगर अपने पक्ष में कर लिया है, तो रणनीति और प्रबंधन के लिहाज से बीजेपी कितनी दूर की सोचती है ये तो साफ समझ में आ रहा है। ऐसे में अब विपक्ष कौन सा नया फॉर्मूला लेकर आएगा, विपक्ष अब कौन से नए जातिगत समीकरणों को प्रयास करेगा साधने का। एक दौर था जब मुलायम सिंह यादव या लालू प्रसाद यादव ने एम वाइज समीकरण बनाया, उसके बाद अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग नेताओं ने, क्योंकि मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव के बाद बीजेपी ने जिस तरह से अपने आप को स्थापित कर लिया, अब तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौती है। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत के 2 मजबूत जो स्तंभ हैं, उनके सामने इस वक्त कैसी स्थिति देख पा रहे हैं आप? देखिए, डेटा की बात जहाँ 2 पहलू है इसके, एक तो डेटा और एक राजनीति या उसकी रणनीति। तो जो डेटा की बात कर रहे हैं, हम सबके पास अपने आधार कार्ड है, उन आधार कार्ड के माध्यम से जातिगत आधार पर पूरा डेटा का डिटेल्स तो गवर्नमेंट के पास पहले से मौजूद है। तो पता नहीं कौन सा, मुझे लगता है कि कौन सा अलग से और कौन सा डेटा निकालने की कोशिश की जाएगी। बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, शायद सोचिए इस बारे में कि इस डेटा तो गवर्नमेंट के पास में है, सारा डेटा है, सिर्फ एक थोड़ा आधा 1% ऊपर नीचे वेरिएशन आ सकता है। नए जो बच्चे पैदा होते हैं उनके आधार कार्ड नहीं बने हों, या कुछ लोग बाहर चले गए हों, बट ओवरऑल डेटा तो गवर्नमेंट के पास में कौन सी लोकेशन पे कौन रह रहा है, पिन कोड के साथ है कि किस लोकेशन पे कौन रह रहा है, और उसका वोटर आईडी कार्ड भी कनेक्टेड है, उसका पैन कार्ड भी कनेक्टेड है, उसके बैंक अकाउंट्स भी कनेक्टेड है। तो अब गवर्नमेंट के पास तो पूरा डेटा है इस वक्त में, विपक्ष के पास नहीं है। तो विपक्ष के पास ये मुद्दा था सिर्फ, और ये मुद्दा भी गवर्नमेंट ने छीन लिया, मोदी सरकार ने इस मुद्दे को विपक्ष से छीन लिया। अब इसके मतलब सेंटिमेंटल इफेक्ट जो जाने हैं, भारत में तो सेंटिमेंट्स पर ही सारे वोट्स होते हैं। अभी जातिगत आधार पर जनगणना होने के बाद जनता का फायदा कैसे होगा उस बारे में तो पता ही नहीं किसी को। सिर्फ जातिगत आधार पर हम पता लग जाएगा हम संख्या में कितने हैं। अब संख्या में होने से, चलिए मैं मान लेता हूँ आरक्षण के हिसाब से सबको डिवाइड भी कर दिया आपने, कोई 12% है, कोई 15% है, कोई 5% है, आपने उनको डिवाइड कर दिया। मतलब आप क्या चाह रहे हैं, पूरे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं। मैं पक्ष से भी पूछता हूँ और विपक्ष से भी पूछता हूँ, उनके पास प्लानिंग क्या है इस प्रकार का जातिगत आधार के ऊपर में आप जो डेटा निकालना चाहते हैं उसके आधार पर आप करेंगे क्या? उसके बाद में क्या सारे देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे कि साहब यादव 12%, ये 12% जमीन आपकी, आप जो मर्जी करिए, 15% ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण आप लीजिए, मुस्लिम समाज 19% ये आप लीजिए? क्या इस तरीके से कुछ करने वाले? तो ना सरकार के पास में कोई प्लानिंग है, ना विपक्ष के पास प्लानिंग है, और ऊपर से जनता भी इन सबके बीच में, जनता भी सबके बीच में बड़ा मूर्ख बन रही है, और जनता भी अपने सेंटिमेंट्स के आधार पर ही निर्णय लेने वाली है। तो मुझको नहीं लगता आने वाले समय भारतवर्ष के लिए किसके लिए कोई फायदा होने वाला है, ये उल्टा नुकसान होने वाला है, पक्ष को भी विपक्ष को भी। सिर्फ राजनीति
करने से काम नहीं होगा। रणनीति, सही रणनीति होती थी देश की प्लानिंग करने के लिए। हम लोग रणनीति बनाते अपनी पार्टी को इंप्रूव करने के लिए, वोट दो कमाने के लिए। बातें तो दो बदला बातें जी। हैं अजीत कुमार नाहर जी। एक तो ये कि इससे जनता का फायदा क्या होगा, इससे जनता को हासिल क्या होगा, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट है रणनीति। तो रणनीति में तो यहाँ पर बीजेपी आगे है, ये बात स्पष्ट हो गई है, जी साफ है, सबको दिख रहा है। अब बात जी ये है कि ये रणनीति जनता को कितनी समझ में आती है। मानस श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो दलगत और जातिगत, इस दो राजनीतिक फेर में, एक दलगत राजनीति है और एक जातिगत राजनीति है, इन दोनों के फेर में जो अपने आप को कहाँ महसूस कर रही है, और चुनाव आते आते जनता जो है वो किस रूप में, किस दल के साथ कैसे जाएगी। कैंडिडेट्स अपनी इंपॉर्टेंस रखेंगे, जातिगत कैंडिडेट्स, जातिगत मतलब पूरा आधार जो है वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर पार्टी का जो हिंदुत्व का, कोर हिंदुत्व का एजेंडा है वो बीजेपी का अपना स्थापित है। अब बीजेपी उससे भी आगे बढ़ गई है। तो ये जो जनता जो है मानस श्रीवास्तव जी, ये कंफ्यूज होगी इस वक्त उत्तर प्रदेश की, या जनता को भी क्लैरिटी है कि भाई विपक्ष क्यों कर रहा था, सत्ता पक्ष क्यों कर रहा है? देखिए, जो राजनीति के जो जानकार हैं या जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हक में साबित नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो इतने कई दशकों से उसका एक नारा जो है बहुत प्रचलित और बड़ा कारगर रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी या उतनी उसकी हिस्सेदारी। वैसे तो ये नारा मायावती का था, लेकिन अलग अलग समय पे इसका अलग अलग सियासी दलों ने इसका अपने तरीके से इसका उपयोग किया। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता पर इसका या मतदाताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जो पूरी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों पर टिकी हुई है और उसी के सहारे वो आगे बढ़ती रही है। अब जातिगत जनगणना होगी तो निश्चित तौर पर जो हिंदू धर्म की जातियां हैं वो अलग अलग खेमों में नजर आएंगी और जो जातिगत राजनीति करने वाले जो सियासी दल हैं उनको एक बड़ा उनको लाभ हो सकता है। अखिलेश यादव तो कह ही रहे कि 2027 में पीडीए के नेतृत्व में ये जनगणना आगे बढ़ेगी। तो अब अपने अपने सबके सियासी दलों के अपने अपने पैतरे, अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो जातिगत जनगणना जैसे प्रोग्राम्स या ऐसे प्रोग्राम्स जो जाति पर आधारित होते हैं, दरअसल उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उठाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब जब जातिगत राजनीति जब जब उत्तर प्रदेश में हावी हुई है, तब तब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उससे हमेशा बाहर रही। और यही कांग्रेस की भी जो एक दुर्दशा हुई, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग अलग तरीके के समीकरण उभरने लगे, कभी M22 समीकरण, कभी बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग जिसमें दलित और ब्राह्मण और मुस्लिम का गठजोड़, तो जो इस तरीके की जो सियासी दल है, क्षेत्रीय दल जिनको हम कहते हैं, उनके पास अपना एक बेस वोट बैंक होता है, एक कोर वोट बैंक होता है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के उसकी सियासत शुरू की, क्योंकि वो भी जानती थी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति को अलग करके आप उत्तर प्रदेश में आपका कोई भविष्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सूखा नहीं झेला, राजनाथ सिंह की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तरस गई। खैर, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति को देखेंगे तो उन्होंने जिस माइक्रो लेवल पे जाकर काम करना शुरू किया 2014 में, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजभर और अति पिछड़ी जातियों का एक संगठन जिसका कुछ इलाकों में प्रभाव है, उसको साथ में लेकर के सीटें गेन की। जब अलग हुए तो नुकसान उठाया, फिर दोबारा साथ में ले लिया। 50 गाली खाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी थी कि उनको साथ लेना पड़ा ना उनको, क्योंकि उनका अपना एक जातिगत आधार है, उसका एक वोट बैंक है। अनुप्रिया पटेल एक खास बेल्ट में एक खास विशेष जाति की वो नेता है और उनके नाम पर वो वोट शिफ्ट होता है, इसलिए अनुप्रिया पटेल को साथ लिया गया। निषाद पार्टी क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया क्योंकि एक खास बेल्ट में एक खास जाति का उनके साथ वोट बैंक, उनका समर्थन है, इसलिए साथ में लिया। तो जब जब जातिगत राजनीति की बात होती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है या फिर उसको छोटे छोटे बैसाखियों के सहारों की जरूरत होती है। लेकिन
इसके उलट अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी है, उनका अपना एक जातिगत आधार है, एक अपना बड़ा कोर वोट बैंक है। जैसे समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम और यादव का जो गठजोड़ है वो हमेशा काम आता रहा, बाकी जातियां उसमें समाहित हुई, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जिसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण जाति के लोग शामिल हुए, जैसा 2007 में मायावती ने किया। हेमंत तिवारी जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई दशक का उनका अनुभव है, वो बहुत विस्तार से और आपको बड़े सलीके से समझा पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जब से जातिगत राजनीति की शुरुआत या यूं कहें कि वो बिल्कुल हावी हो गई, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई, इसने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को और बड़े बड़े सियासी दलों को उसने धूल चटा दी, और उत्तर प्रदेश में ऐसे सियासी दलों का उदय हुआ जो बिल्कुल विशुद्ध रूप से जाति पर ही आधारित थे। हेमंत तिवारी जी का अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा लंबा है, आप उनसे भी ये सवाल पूछिए, आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, और बताएंगे आपको कि किस तरीके से इस जातिगत जनगणना का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। मीना जी। जी बिल्कुल, हेमंत तिवारी जी ने जब शुरू में बताया था कितना विस्तार से, तब भी हम इस बात को समझ पा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सियासत, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से जाति केंद्रित है। इसमें अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने इसे बखूबी समझा कांग्रेस का सफाया करने के लिए। राजनाथ सिंह विपक्ष, बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए धर्म के मुद्दे को या धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर जब उत्तर प्रदेश की सियासत पर कब्जा तो किया, लेकिन लंबे समय तक बने रहने के लिए वापस उसी रास्ते पर आना पड़ा, जिसे कहते हैं बैक टू पवेलियन। तो सवाल ये हेमंत तिवारी जी की आजादी के इतने लंबे समय बाद भी और इतनी विकास की चांद पर मंगल पर जाने की बातों के बीच भी राहुल गांधी जैसे आधुनिक नेता, अखिलेश यादव जैसे विदेश में पढ़े हुए नौजवान, वो भी इस फेर से निकल नहीं पाए, इस जंजाल से निकल नहीं पाए। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो कब इस जंजाल से निकलेगी? उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में ऐसी चर्चाएं लोगों के जहन में कि मतलब वहां पर कुछ मुद्दे, विकास, इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता का। जी मीना जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी नाहर जी ने कुछ बातें कही, मैं उससे 100% इत्तेफाक रखता हूं कि देश हित में ये सब चीजें ठीक नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश हित कौन सोच रहा है। जाति की राजनीति आजाद हिंदुस्तान में कभी गई ही नहीं। पहले थी, ढके छिपे थी, थोड़ा कम फीसद थी। क्या किसी को नहीं पता कि आजादी के बाद से लेकर के सन 89 तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस को अपर कास्ट यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, मुसलमान और शेड्यूल कास्ट, इन तीन बड़ी जातियों के वोट पूरी तरीके से नहीं मिलते थे, इन्हीं को मिलते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मंडल कमंडल की राजनीति शुरू होने के बाद से जातियां किस कदर प्रभावी है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 22-23 साल के कालखंड में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाति आधारित राजनीति से बने, और ओबीसी और शेड्यूल कास्ट से बने। ओबीसी में खाली यादव जाति से बने। 4 बार मायावती, 3 बार मुलायम सिंह, 1 बार अखिलेश यादव। तो जाति तो कभी गई नहीं थी, लेकिन अब यह सच्चाई है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति की इतनी बड़ी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उस पर सबको जाना है, सब जाते हैं। आप टिकट बंटवारे से लेकर के, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर के, किस तरीके की कैंपेनिंग होती है उसको आप देख लीजिए। तो जाति तो रहेगी, और जाति की बात और उठा करके अपोजिशन ने जाति जनगणना की बात उठा करके इसको और ज्यादा तेज कर दिया, इसकी धार बहुत तेज कर दी है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी बहुत कैलकुलेटेड काम करती है। क्या राजनाथ सिंह के जाने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बीच में जब सूखे की दशा उत्तर प्रदेश में थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया? अगर भारतीय जनता पार्टी ने जातियों पर, खास तौर से ओबीसी पर, उसको मालूम था प्रकाश उसको वोट दे रहा है, लेकिन ओबीसी पर उन्होंने जो काम किया पिछले 10-12 सालों से, जब वो खाली थे,
उसी का नतीजा था कि नरेंद्र मोदी का चेहरा आया 2014 में, और ओबीसी की सभी जातियों ने जी भर के भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया। ओबीसी का लाइन शेयर भारतीय जनता पार्टी के संग गया, और वो हालत 2014, 2017, 2019, 2022 तक रही। ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो पॉलिटिक्स अखिलेश यादव ने की 2024 में, इसका तिलिस्म थोड़ा सा उस वक्त टूटा और परिणाम आपके सामने है। तो जाहिर सी बात है, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा जातियों को, और जातियों के अलग अलग समूह हैं, जातियों के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और उससे अलग, उन्होंने इस पूरी पॉलिटिक्स के काट के लिए एक तो बृहत्तर हिंदुत्व का एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया, जिसमें सारी जातियां, उसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, उसमें नाई भी है, उसमें कुर्मी भी है, उसमें लोध भी है, उसमें निषाद भी है, उसमें राजभर भी है, उसमें तेली है, उसमें बरई है। ये सारी जातियों को उन्होंने जोड़ा। जो अद्यतन स्थिति है, भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो देख रही थी, इनको मांग उठाने दीजिए। और इनको, मुझे मेरे छोटे भाई है, मित्र है, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मानस श्रीवास्तव, इनसे बोलिए, इनसे पूछिए। मैं जब से जातीय जनगणना की मांग शुरू हुई, मैंने लगातार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार इसको कराएगी, लेकिन वो वक्त का इंतजार कर रही है, सही वक्त का इंतजार कर रही है। जहां तक जातियों की बात, आप कल देखिए, चेहरे पे चुनाव होते हैं आजकल, आप उनके पास किसका चेहरा है? अखिलेश यादव का चेहरा है। क्षमा कीजिएगा, राहुल गांधी अब तक चेहरा नहीं बन पाए भारतीय पॉलिटिक्स में, और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं बन पाए। अखिलेश यादव का चेहरा है। अगर ओबीसी की बात करें तो मैंने अभी गिनाया था आपको, मौर्य जात से केशव प्रसाद मौर्य हैं, कुर्मी जात से स्वतंत्र देव सिंह हैं, लोध जात से धर्मपाल सिंह हैं, बाकी सहयोगी दलों के बड़े नेता हैं, निषाद पार्टी से और राजभर की पार्टी से। अनुप्रिया पटेल कुर्मियों के एक बेल्ट की नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको माइक्रो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स का करते गए मानस श्रीवास्तव, उन्होंने वो काम किया। और फिर वही बात, एक बड़ी चीज कही कासिम साहब ने, अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के पहले सबसे बड़ी जो राजनीतिक सरगर्मी उत्तर प्रदेश में होने वाली है, वो पंचायत चुनाव की है। पंचायत चुनाव में निचले स्तर पर, वहां जाति तौर पे भी प्रतिद्वंदिता रहती है, जातीय तौर पे भी प्रतिद्वंदिता रहती है, और यादव एक बड़े किरदार होते हैं। तो यादव बनाम गैर यादव ओबीसी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, उसी के साये में एक बड़ा चुनाव असेंबली का आएगा 2027 का। आप समझ सकती हैं क्या परिस्थितियां बनेगी। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को विन विन सिचुएशन में आंकते हुए ही ये निर्णय लिया है। और बाकी बहुत सही कहा कि सैंपल ढूंढने की जरूरत नहीं, सैंपल तो बहुत सीधे तरीके से है, समय समय पर क्रमशः पेश होते रहेंगे, जनता में मैसेज जाता रहेगा, उस तरह के चेहरों को भारतीय जनता पार्टी भी तवज्जो देती रहेगी। तो अपने आप को इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में समझ रही है, और इसी वजह से इस तरह का फैसला हुआ। अजित कुमार नाहर जी कहते हैं, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज की तारीख में बीजेपी के जो स्टार हैं वो बहुत ऊपर हैं, और विपक्ष के लिए इस वक्त संघर्ष है। बहुत सही कहा हेमंत तिवारी जी ने। आज भी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तो बन गए हैं, लेकिन अभी भी उस तरह से स्थापित नहीं हुए हैं देश में, जैसे कम से कम प्रदेश में अखिलेश यादव स्थापित जरूर हो गए हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव की चुनौतियां आप कितनी प्रदेश में बढ़ी हुई समझते हैं? मायावती को आप इस पूरे खेल में कहां पाते हैं? क्योंकि अब विपक्ष के लिए ज्यादा मुश्किल हो गई है लड़ाई। विपक्ष इस वक्त बहुत कमजोर है, बिल्कुल मानना होगा। जितने भी देश के बड़े तमाम नेता रहे हैं किसी पार्टी से पिछले कुछ समय में, सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो बहुत कम विपक्ष बचा है। अखिलेश यादव निश्चित रूप से एक बड़े नेता, आने वाले समय के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश में उनका अपना नाम भी है, और वही चुनौती दे रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को। रही बात देश की, तो अगर आप मोदी जी के अलावा आप देखेंगे तो राहुल गांधी के अलावा और कोई दिखता भी नहीं है। तो जो भी है, जितना भी परसेंटेज है वो राहुल गांधी के साथ में ही है। इसके अलावा तो और कोई तीसरा नेता हमें और दिखने, ना मायावती है, ना ममता बनर्जी है, ना और कोई है। तो फिर मानना तो पड़ेगा कि नंबर 2 पर, भले परसेंटेज बहुत कम है, मान लिया मैंने कि एक तरफ बहुत ज्यादा परसेंटेज है नरेंद्र मोदी जी का, राहुल गांधी का परसेंटेज काफी कम होगा,
बट नंबर 2 पर तो वही मौजूद है। आने वाले समय में जब भी बीजेपी डाउन होगी तो उसका फायदा कांग्रेस को सीधा सीधा मिलना तय है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई बड़ी पार्टी है नहीं। तो उनके नुकसान का फायदा इनको मिल सकता है। रणनीतिक रूप से, संगठन रूप से अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी इन सब पार्टियों से काफी काफी आगे है, और वो कई कई दिशाओं में काम करती है। वो एक तरीके से काम नहीं करती कि सीधा एक मुद्दा ले आकर के चुनाव लड़ लेती। वो कहीं पर भी अपना कोई मौका छोड़ती नहीं है। ये सीखना होगा विपक्ष को अगर आगे आना है तो विपक्ष के लिए बहुत जी। सीखने का समय भी है, और 10 आने वाला साल समय। पहले 10 साल जी पहले तक बीजेपी की 11 साल पहले तक बीजेपी की पूरे देश में जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें जी उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में फर्क होता है, जी सैयद कासिम जी। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने बहुत मेहनत की। उसमें लगभग 1.5 से 2 दशक की मेहनत है और उस मेहनत में भी 1.5 से 2 दशक की मेहनत के बाद सत्ता में काबिज होने की समयावधि भी कहीं ना कहीं तो एक होगी, सैयद कासिम जी। तो 1 दशक तो पूरा हो गया है। करीब 1.5 से 2 दशक बीजेपी ने जो मेहनत की, पहले धीरे धीरे हुई, फिर रफ्तार से हुई, और 2 से आप कहां पहुंच गए। तो निश्चित ही इस मेहनत का परिणाम आने वाले कई सालों तक बीजेपी को मिलेगा। और बात ये भी है कि साथ साथ बीजेपी अभी भी अपनी निरंतरता छोड़ नहीं रही है। ये बीजेपी की तुलनात्मक रूप से सभी राजनीतिक दलों के आज की तारीख में रणनीतिक, अगर हम सफलता कहें तो गलत नहीं होगा, सैयद कासिम जी। मीना जी, मैं इसको वन लाइनर अगर कहूँ, एक लाइन में कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी सरकारों में रही है, केंद्र में भी सरकार में रही है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार में रही है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी, लेकिन रही है भी, लौट के नहीं आई है। ये सरकार जो आई है तो रुक गई है, उसके पीछे का कारण ओबीसी है, उसके पीछे की वजह ओबीसी है। और उनकी रणनीति, पहले भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है। हिंदुत्व के रथ पे सवार होकर सरकारें तो बनी, 91 में बनी, उसके बाद भी बनी, उससे पहले आप क्या कहते हैं, उसके फिर बाद बनी, 96 में बनी। लेकिन वो जो सरकारें थी वो टिकाऊ नहीं रही पाई, अगला चुनाव हुआ, हार गई। लेकिन अब सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, अब सामाजिक न्याय पे हिंदुत्व का तड़का है। आप यूं समझिए इसको एक लाइन, कि सामाजिक न्याय, जातियों को इकट्ठा किया, उनको हिंदुत्व का तड़का मारा। ये सारी जातियों के नेता जितने आज भारतीय जनता पार्टी में, सब बसपा के जमाने के, सब काशीराम के चेले हैं। चाहे पल्लवी पटेल हो, सोनेलाल पटेल की बेटी है, चाहे संजय निषाद खुद हो, चाहे प्रकाश राजभर हो, चाहे सैनी हो, दारा सिंह चौहान हो, तमाम कुर्मी नेता, लोधी बिरादरी के जो आपके नेता हैं, बुंदेलखंड के, ये सारे जो है उसी स्कूल के। लेकिन तब वो बात करते थे सामाजिक परिवर्तन की, अब वो बात करते हैं सामाजिक समरसता की। तो वो हिंदुत्व का तड़का जो है, उस तड़के से ये रुके टिके और उसी पॉलिसी पे आगे बढ़ रहे हैं। और आप समझिए मीना जी, हम और आप किसी भी तरह की कोई चर्चा कर लें, हम कहें कि ये गलत है और ये गलत है, इससे बंटवारा होगा, जातियां बटेंगी, द्वेष पैदा होगा। भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त का जो नेतृत्व है, या जो उनकी कोटरी है, या जो 1 2 3 4 लोग हैं जो तय करते हैं, डिसाइड करते हैं, उनको किसी भी मुख्यमंत्री को हटाने में आते। राजस्थान में बहुत पावरफुल थी वसुंधरा राजे, कहाँ है आज, कोई नहीं जानता। उमा भारती बहुत ताकतवर थी मध्य प्रदेश में, कहाँ है आज, कोई नहीं जानता। इसी तरह अगर हम और आप ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है ये चलता रहेगा, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अगर जरूरत महसूस होगी, उनको लगेगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो जो चल रहा है वो भी चलता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये इनकी इस टीम की एक रणनीति है कि पिछड़ों के बगैर कुछ भला नहीं होता। और पिछड़ों में वो बीजेपी की पॉलिसी है, या नॉन यादव ओबीसी, नॉन जाटो शेड्यूल कास्ट, नॉन मराठा महाराष्ट्र में, नॉन जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नॉन जाट हरियाणा में। तो इस तरह की जहां पे जो बिरादरियां जो होती हैं ताकतवर होती हैं जिन राज्यों में, और उनका कोई समूह, संगठन या पार्टी होती है, बस भारतीय जनता पार्टी उनसे दूसरे लोगों को उनके मुकाबले में खड़ा करना होता है कि सब यही सब कुछ ले जाते हैं मलाई। और यही उत्तर प्रदेश में उनके पास एक मैसेज है, बड़ा आसान सा मैसेज है, इसमें ज्यादा मेहनत भी उनको नहीं करनी पड़ेगी। मीना जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तस्वीर इस वक्त समझ में आ रही है वो ये कि बीजेपी ने वो पायदान आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। हालांकि जातिगत जनगणना कब कराएगी सरकार, कैसे कैसे इसका काम आगे बढ़ेगा, वाकई में टेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये सारे सवाल भी हैं इस वक्त।
लेकिन इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में। आज की हकीकत ये है कि बीजेपी ये कह रही है, ये कह सकती है कि उनकी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है इस देश की जनता को, जिसकी जितनी भागीदारी हो, जितनी उसकी हिस्सेदारी है। ये जो विपक्ष के कुछ लोगों के द्वारा और दिग्गज नेताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में जो नारे दिए गए थे, आज उन्हीं नारों को अलग ढंग से बीजेपी दोहराने की चेष्टा कर रही है और विपक्ष के तमाम प्रहारों को कमजोर भी। अब विपक्ष को सोचना होगा कि अपना रणनीति को और ज्यादा मजबूत कैसे करे। जातिगत जनगणना का खेल इस वक्त खूब चल रहा है, आगे भी खूब चलेगा। न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।